सुस्वागतम प्रिय विद्यार्थियों। मैं संदीप कुमार दुबे हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ पर्वत प्रदेश में पावस, जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है, का अध्ययन करेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात पर्वत, आप लोग समझ ही रहे होंगे। पर्वत प्रदेश यानी क्षेत्र। पर्वत प्रदेश में पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा, बारिश। यानी पर्वतीय प्रदेश में वर्षा जब होती है तो वहाँ का दृश्य कितना मनोरम होता है, प्रकृति अपनी छटा किस प्रकार बिखेरती है, इसी का सजीव चित्रण, जीता जागता चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो हमें इसी का अध्ययन करना है। आइए सबसे पहले हम संक्षिप्त में कवि परिचय को जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म 20 मई 1900 उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा जिले में हुआ था। यह एक महान कवि थे और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि यह इस इतने अच्छे ढंग से प्रकृति का वर्णन करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि हमें लगता है कि हम कविता नहीं पढ़ रहे हैं, हम दृश्य देख रहे हैं। यह प्रकृति का ऐसा मानवीकरण करते हैं, अर्थात पहाड़ों, नदियों, झरनों का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि लगता है कि वह कोई मनुष्य है या हमारे सामने कोई चित्र चल रहा है। इतना सजीव चित्रण करते हैं और शब्द तो ऐसे, इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि वो सहज ही हमारे हृदय को छू जाते हैं। तो महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी अपनी रचनाओं के प्रकाश से साहित्य जगत को प्रकाशित करके और 28 दिसंबर 1977 को हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। आइए अब पाठ के सारांश को समझते हैं। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों, और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हों। पर्वतों से गिरते हुए झरने कलकल की मधुर आवाज कर रहे हों, जैसे जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हैं। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। आइए पाठ व्याख्या की ओर चलते हैं। जो पहली दो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, परिवर्तित यानी बदलना, प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप। तो कहते हैं कि वर्षा का समय था, पर्वत प्रदेश था और हर पल प्रकृति का रूप बदल रहा था। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। तो इस प्रकार की पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश,
तो इस प्रकार पर्वत प्रदेश में बारिश के कारण प्रकृति का रूप बदल रहा था, कभी धूप, कभी बारिश, कभी धुंध का छा जाना। तो इस तरह प्रकृति ने अपने वेश को बदलना शुरू कर दिया था। अगली पंक्तियों में देखते हैं, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, इसमें प्रथम 3 पंक्तियां एक दूसरे से संबंधित हैं, इस प्रकार की हम को तीनों को एक साथ समझना होगा। तो कहते हैं अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। सहस्र अर्थात संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है हजार, दृग अर्थात नेत्र, सुमन अर्थात फूल। तो कहते हैं कि बारिश के कारण मेखलाकार पर्वत है, अर्थात मेखलाकार यानी करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। सहस्र अर्थात हजार, दृग सुमन यानी पुष्प रूपी आंखें, अवलोक यानी देखना, महाकार यानी विशाल, ताल यानी तालाब, दर्पण अर्थात आईना। क्या है कि अपने बारिश होने के कारण पहाड़ के नीचे बहुत सारा जल जमा हो गया और जल कैसा है, स्वच्छ है। तो उसकी तुलना कवि ने दर्पण से की है, आईना से की है। कहते और जो निचला हिस्सा है, कहते हैं कि पर्वत एक कोई व्यक्ति है। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत ने इसका मानवीकरण कर दिया है, यानी पर्वत है कोई व्यक्ति है जिसके नीचे जो जल जमा है वह स्वच्छ है, जिसमें पर्वत की परछाई दिखती है, तो उसे उन्होंने आईना माना है, दर्पण माना है। और कह रहे हैं कि जो पर्वत पे छोटे छोटे फूल हैं वह फूल नहीं है, वह पर्वत, फूल रूपी पर्वत की आंखें हैं, और जो जल जमा है उसमें पर्वत की परछाई दिखती है। तो कह रहे हैं कि अपने दृग सुमन फाड़, आंखें फाड़ यानी आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें खोल करके वह अपने ही निज महाकार, अपने विशाल आकार को अवलोक रहा है, बार 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 देख रहा है। किसमें, जिसके चरणों में पलाताल, जिसके चरणों में जल जमाव इतना जबरदस्त हुआ है, वह स्वच्छ है, उसी में उसकी परछाई दिखती है, वह दर्पण सा फैला हुआ है, और उसी दर्पण में अपने महाकार को, अपने विशाल आकार को वह पर्वत देखता है। कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ने जो नीचे जल है उसको आईना, पहाड़ को मेखलाकार बताया है, जो नीचे की तरफ चौड़ा होता है, चौड़ा होता जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जो पुष्प हैं पर्वतों पर उसको पर्वत की आंखें माना है। तो जब कवि अपने पंक्तियों में किसी भी प्राकृतिक चीज को मनुष्य की से तुलना करता है, उसके अंगों से तुलना करता है, तो वहाँ मानवीकरण होता है। तो यहाँ पर बहुत ही मानवीकरण का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो आपको आपके अलंकार में भी सहायता देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कहते हैं गिरि का गौरव गाकर झरझर, उस विशाल काय पहाड़ से जो झरझर यानी जो झरने हैं वो झरझर की आवाज़ में वहाँ से आते हैं। तो जो झरझर की आवाज़ है वो आवाज़ नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि वो झरने
गिरी के गौरव महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वो झरझर की आवाज नहीं है, वो गिरी का, उस पर्वत का वो बखान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और मद में नस नस उत्तेजित कर, मद यानी मस्ती में है, और उनके नस नस में उत्तेजना है, उत्साह है। और कैसे हैं? मोती की लड़ियों से सुंदर। जब झरना गिरता है तो गिरने की वजह से वहाँ पे सफ़ेद झाग बन जाता है, तो उसकी तुलना सुमित्रानंदन पंत जी ने मोती की लड़ियों से किया है। कह रहे हैं कि वो झाग नहीं है, वह मोती की लड़ियां मानो बिछ गई हैं। झरते हैं झाग भरे निर्जर, झरने झरते हैं निर्झर यानी झरना। वह इस प्रकार गिरते हैं कि उनके झाग नहीं लगते, लगता है कि मोती की लड़ियां बिछी हों। और जो झरनों की आवाज़ है वह उस पहाड़ का गुणगान कर रहे हैं, उस पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। कहते हैं गिरी की उर से उठ उठ कर, गिरिवर यानी जो पर्वत श्रेष्ठ है, उसके हृदय, उर यानी हृदय से उठ उठ कर ऊंचे ऊंचे पेड़ ठीक पर्वतों के बीचों बीच में ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऊपर की ओर उठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि उच्च आकांक्षाओं, उनके मन में और ऊपर जाने की आकांक्षा है। जो तरुवर अर्थात पेड़ है, वह ऊपर की ओर और उठना चाहते हैं, आसमान तक पहुंचना चाहते हैं। और है झांक रहे नीरव नभ पर, और नीरव यानी शांत आकाश में वो ऐसे देख रहे हैं, अनिमेष, बिना पलक गिराए, और अटल हैं, अपनी जगह पर स्थित हैं, कुछ चिंता पर उन्हें पता नहीं किस बात की चिंता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो चिंतित हों। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर जैसा कि सुमित्रानंदन पंत जी ने पहली पंक्ति में बताया कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो हमने देखा कि अभी एक प्रकृति सामान्य रूप में थी, फिर उसके बाद बारिश हुई, नीचे विशाल जल जमा हुआ, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आईना है, वह दर्पण है। फिर हमने देखा कि पढ़ा कि झरना गिरता है, झरझर की आवाज़ में वो पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। इतना होते ही अभी वर्णन कर ही रहे हैं सुमित्रानंदन पंत कि अचानक प्रकृति ने अपना वेश बदल लिया। क्या हुआ? उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारद के पर, और अवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजा। है कि देखते ही देखते लो उड़ गया अचानक, भूधर यानी पर्वत देखते ही देखते उड़ गया। ऐसा प्रतीत हुआ वहाँ है ही नहीं, अर्थात इतनी धुंध छा गई कि वहाँ पर पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि अरे अभी यहीं था, अब तो अदृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्वत ही उड़ गया। क्या हुआ? फड़का अपार पारद के पर, यानी पारद यानी बादल ने अपने पर यानी पंख फैलाए, और कितना विशाल बादलों ने अपने पंख को फैलाया, और देखते ही देखते विशाल पर्वत ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उड़ गया। रवशेष रह गए हैं निर्झर, रव यानी आवाज होता है, केवल झरनों की ध्वनि मात्र रह गई है, रव मात्र रह गया है, वो झरना भी नहीं दिख रहा है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा बादल ही इस पर्वत पर ही उतर आया है। ऐसे बादलों का वहाँ जमा हुआ, बादलों का जमा होना
धुंध होना, पर्वत का अचानक अदृश्य हो जाना और झरनों का न दिखाई देना, केवल आवाज़ सुनाई देना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादल ही टूट पड़े हों। लोट है टूट पड़ा भू यानी पृथ्वी पर, अंबर आकाश ही टूट पड़ा हो। फिर आगे क्या हुआ? जो ऊंचे उठे उठे वृक्षों की बात हो रही थी वो कहाँ गए? तो आगे वह भी बता रहे हैं कि धंस गए धरा में सभय शाल। ऐसा लग रहा है कि ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष सभय यानी भयभीत होकर इस पृथ्वी में ही धंस गए, वो अभी नहीं दिख रहे हैं। और उठ रहा धुआं जल गया था। और जो नीचे दर्पण से ताल की आईने के रूप में स्थित जिसकी तुलना ताल की गई थी, जहाँ जल जमा था पर्वत के नीचे, क्या है कि उठ गया धुआं। धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है ताल भी जल गया। इतना विशाल जो जल जमाव था वह भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूं जलद यान में विचर विचर, ऐसा लग रहा है कि बादलों की गाड़ी में यानी विमान में विचर विचर घूम घूम कर जो इंद्र हैं, इंद्रजाल यानी अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। तभी तो यह जादू से कम नहीं है, क्योंकि विशाल पर्वत, नीचे जल जमाव जो दर्पण जैसा है, पर्वत के ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वृक्ष थे। ये सब क्षण भर में ही, हर पल देखते ही देखते एक पल में ही ये सब कुछ अदृश्य हो गया। इसीलिए इसको सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो इंद्र हैं वो खुद ही अपना इंद्रजाल यानी जादूगरी दिखा रहे हैं। कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़, जिन वृक्षों की बात हुई थी वो शाल के वृक्ष थे, डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर घूमकर जादू का खेल दिखाता हुआ विचर विचर घूम घूम कर अपनी जादू को दिखा रहा है। तो इस प्रकार पर्वत प्रदेश में पावस एक छोटी सी कविता यहाँ पर संपूर्ण होती है। इससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जिससे मैं और अच्छे ढंग से आपके समक्ष इसे प्रस्तुत कर सकूं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।